जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी गेट जेएनएम नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान लैंगिंग स्टैंड पर बनने वाले छोटे डीएनए के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? आरएनए प्राइमर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, सैटेलाइट डीएनए, कोडान। तो बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। डीएनए प्रतिकृति के दौरान लैंगिंग स्टैंड पर बनने वाले छोटे डीएनए के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ओकाजाकी खंड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है और एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, इसको आप कहेंगे एड्रिनल, और नार एपिनेफ्रिन, एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है और एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एपिनेफ्रिन, एड्रिनल और नार एपिनेफ्रिन हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मानव शरीर में कैप्स चक्र कोशिका के किस भाग के भीतर संपन्न होता है? साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य कहेंगे, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताइए जल्दी से कि सही उत्तर क्या होगा। मानव शरीर में कैप्स चक्र कोशिका के किस भाग के भीतर संपन्न होता है? मानव शरीर में कैप्स चक्र कोशिका के किस भाग के भीतर संपन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखेंगे, जो सही उत्तर इसका होने वाला है क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? जल्दी से कमेंट करते रहें, कमेंट में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करना है। मानव शरीर में कैप्स चक्र कोशिका के किस भाग के भीतर संपन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहां पर? तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो जाएगा क्या? तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी में डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है? 13वां, 18वां, 21वां या फिर 23वां? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए कि आनुवंशिकी में डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये 21वां क्रोमोसोम हो जाएगा। क्या होगा? तो 21वां क्रोमोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया थाइलाकोइड में होती है, तो डार्क रिएक्शन में कहां होती है? ग्रैना, स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्ट्रोमा। क्या होगा? तो राइट आंसर स्ट्रोमा हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला है, मानव हृदय का कौन सा कपाट बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित होता है? ट्राइकसेपिड वाल्व, बाइकसेपिड मिटल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। तो मानव हृदय का कौन सा कपाट बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित होता है? तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो स्थित होता है ये होता है क्या? तो याद रखेंगे बाइकसेपिड वाल्व हो जाएगा। बाइकसेपिड वाल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है आपको बताना है। तो ये प्राप्त की जाती है किससे? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो ये प्राप्त की जाती है कवक से। किससे? तो कवक हो जाएगा। क्या होगा? तो कवक हो जाएगा राइट आंसर। 8वां प्रश्न है, फेफड़ों के भीतर गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक विनिमय कहां होता है? ब्रोंकायुल्स, श्वास नली, एल्वेओली, प्लूरा। तो फेफड़ों के भीतर गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक विनिमय कहां होता है? कहां होता है? तो याद रखेंगे ये होता है एल्वेओली वायु कोष्ठक में। कहां पर? तो एल्वेओली यानी कि वायु कोष्ठक में। अगला है, रुधिर स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन और कौन सा खनिज आयन आवश्यक है? बताना है आपको कि रुधिर स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन और
कौन सा खनिज आयन आवश्यक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन के और कैल्शियम। प्रतिरक्षा प्रणाली में टी लिम्फोसाइट का परिपक्वता कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा या फिर यकृत। तो बताइए कि प्रतिरक्षा प्रणाली में टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वता में कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर 1000 प्रश्नों का शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करवाए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करके जाकर के रिवीजन जरूर कर लें। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होगा? तो 1/2 हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो हाफ mv स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो जब आप क्या करेंगे, जब किसी गतिमान वस्तु का वेग दुगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। याद रखेंगे हाफ mv स्क्वायर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण गुजरती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक पर। विरल माध्यम से सघन माध्यम में, वायु से जल में, निर्वात से कांच में। पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण गुजरती है। कहां से गुजरती है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है रॉकेट का ऊपर उठना। रॉकेट का ऊपर उठना न्यूटन के किस नियम और किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, द्वितीय नियम द्रव्यमान संरक्षण, तृतीय नियम रेखीय संवेग संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण नियम। तो रॉकेट का ऊपर उठना न्यूटन के किस नियम और किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम, रेखीय संवेग संरक्षण। तृतीय नियम रेखीय संवेग संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसकी आंख के दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर समतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में किसमें? तो निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट में अवतल और दूर में उत्तल। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल कितना हो जाएगा? क्या पूछा गया है? यदि दो आवेशों के चार्ज के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो ये कितना होगा? याद रखेंगे कितना होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितना? तो 4 गुना हो जाएगा। गलती नहीं करना है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती? पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी पर, यानी उपग्रह के द्रव्यमान पर। तो किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर करती है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी पर भी, जबकि उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, जूल का नियम, एम्पियर का नियम। तो ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है ये अन्योन प्रेरण हो जाएगा। क्या? तो अन्योन प्रेरण हो जाएगा। अगला है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं और कहाँ यात्रा नहीं कर सकती? अनुप्रस्थ तरंगे पानी में, अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक तरंगे निर्वात में, विद्युत चुंबकीय तरंगे हवा में, गैर यांत्रिक तरंगे ठोस में। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं और ये कहाँ यात्रा नहीं कर सकती? तो जो ध्वनि तरंगे हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्या है? तो अनुदैर्ध्य हैं और ये कहाँ कार्य जो है यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो निर्वात हो जाएगा। अगला है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 1 घंटा। तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भूस्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है
ये कितना होगा, तो 24 घंटे। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होता है, इसलिए स्थिर दिखता है। तो राइट आंसर 24 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन का तापमान बढ़ाने पर उनके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। प्रश्न है कि अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन का तापमान बढ़ाने पर उनके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। क्या होता है, तो जब तापमान आप बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। तो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध घटता है, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? आपको पता है कि आपके एग्जाम में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से प्रश्न निश्चित ही पूछे जाने हैं और जीके तो हम जो है बायोलॉजी के प्रश्न करवा चुके हैं, फिजिक्स भी करवा दिया, अब हम देख रहे हैं केमिस्ट्री को। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी NTO को। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन की खोज, संयोजकता। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? किसके बढ़ते क्रम में? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। क्या, तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। किसने दिया था? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यदि इसमें थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला दिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या, तो HCl मिला दिया जाए तो इसके H आयन की सांद्रता और पीएच पर क्या असर होगा? तो राइट आंसर इसका जो होने वाला है क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो अम्ल मिलाने पर पीएच 7 से कम हो जाता है। क्या होगा, तो सांद्रता बढ़ेगी और पीएच घटेगा। क्या, तो सांद्रता बढ़ेगी और पीएच घटेगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आसान प्रश्न, बिल्कुल भी समय नहीं लेना। दूरी की इकाई है किसकी? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाता है? तो जब एक ही साथ तो बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा असमानुपातन अपक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा पीवी इक्वल क्या हो जाएगा, तो एनआरटी हो जाएगा। पीवी बराबर एनआरटी हो जाएगा। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या, तो सिरके में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो जंग लगना हो जाएगा रेडॉक्स रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और जलवाष्प हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है? क्या हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा, तो फ्लोरीन होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा जो अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के इस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह असम में स्थित है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, द हेग नीदरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा द हेग नीदरलैंड हो जाएगा। क्या होगा, तो द हेग नीदरलैंड। प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। किसने? तो जयदेव ने। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको क्या कहते हैं, तो आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। अधिनियम कब का था? तो जो अधिनियम था ये 1934 का था और स्थापना 1935 में। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा ओजोन परत का क्षरण वायुमंडल के किस परत में मुख्य रूप से होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। हाल ही में चर्चा में रहा ओजोन परत का क्षरण वायुमंडल की किस परत में होता है? ओजोन परत का जो क्षरण होता है ये
वायुमंडल की किसमें होता है, तो याद रखेंगे समताप मंडल हो जाएगा। किसमें, तो समताप मंडल सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध गोदीवाड़ा लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो लोथल की बात करेंगे, ये गुजरात में स्थित है। कालीबंगा पूछा जाए तो याद कर लेंगे राजस्थान में, और लोथल गुजरात में। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? कौन प्रधानमंत्री थे उस समय, तो याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला, तो पीवी नरसिम्हा राव राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम और कथकली किस राज्य के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर उड़ीसा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं। उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो कथक हो जाएगा, तमिलनाडु भरतनाट्यम हो जाएगा। तो इस प्रकार याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष और राजकीय पक्षी क्रमशः कौन है, तो राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो ये अशोक हो जाएगा, और राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो सारस क्रंच हो जाएगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसको क्या कहेंगे, सीडीआरआई। सीडीआरआई कहां पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर आगरा। तो ये जो स्थित है ये कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। कहां पर है, तो लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। जरूर याद करेंगे, गलती नहीं करेंगे। प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आसान प्रश्न है। गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और इसे बिहार का सूप कहा जाता है? तो बिहार का सूप कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का सूप किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग और जूता निर्माण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? तो ये कानपुर और आगरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग और जूता निर्माण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? तो कानपुर और आगरा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर या फिर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? वाराणसी हो जाएगा। क्या, तो वाराणसी हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।